नमस्ते। जब हम आज के आधुनिक भारत को देखते हैं तो सवाल उठता है कि इसकी नींव कैसे रखी गई। क्या सिर्फ संसद के भाषणों या राजनीतिक वादों से? नहीं, इसकी असली रूपरेखा तैयार की है कुछ विशेषज्ञ समूहों ने, जिन्होंने देश की सबसे बड़ी चुनौतियों पर गहराई से काम किया। तो चलिए आज भारत के उन्हीं निर्माताओं यानी देश की सबसे अहम समितियों और आयोगों की कहानी को समझते हैं। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भारत इतना बड़ा, इतनी विविधताओं से भरा देश आखिर अपनी बड़ी बड़ी मुश्किलों को, अपनी चुनौतियों को सुलझाता कैसे है? चाहे वो करोड़ों लोगों के लिए एक शिक्षा नीति बनानी हो या फिर देश की अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार करने हो। इसका जवाब एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया में छिपा है। और वो प्रक्रिया है समितियां और आयोग। असल में ये विशेषज्ञों के समूह होते हैं। इन्हें किसी खास राष्ट्रीय मुद्दे की तह तक जाने और फिर सबूतों के आधार पर सरकार को सलाह देने के लिए बनाया जाता है। आप इन्हें एक तरह से देश का थिंक टैंक या नेशनल ब्रेन्स ट्रस्ट भी कह सकते हैं, जो हमारी नीतियों को एक ठोस जमीन देते हैं। और जरा इनके काम का दायरा देखिए, कितना विशाल है। हमारे संविधान की लिखावट से लेकर हमारे स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा और यहाँ तक कि खेतों में किसानों की क्या परेशानियां हैं, इन समितियों ने भारतीय जीवन के लगभग हर पहलू को छुआ है और उसे एक नई दिशा दी है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पे चलते हैं, सामाजिक न्याय। ये वो समितियां थीं जिन्हें देश के बेहद जटिल सामाजिक ताने बाने को समझने और उसे बुनने का मुश्किल काम सौंपा गया था। इसकी सबसे बड़ी और शायद सबसे चर्चित मिसाल है मंडल आयोग। साल 1979 में इसे एक बहुत बड़े मकसद से बनाया गया था, देश में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी ओबीसीज की पहचान करना। मकसद था सालों से चली आ रही असमानताओं को दूर करने का रास्ता खोजना। और इस आयोग ने एक ऐसी सिफारिश की जिसने भारत के समाज और राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। वो नंबर था 27%। जी हां, सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण। लेकिन देखिए, कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। रिपोर्ट तो 1980 में ही आ गई थी, पर उसे लागू होते होते 1990 आ गया। पूरे 10 साल। ये 10 साल का फासला ही अपने आप में बताता है कि इस एक सिफारिश पर देश में कितना जबरदस्त मंथन, कितनी बहस चली होगी। अच्छा, सामाजिक न्याय की इसी कड़ी में एक और नाम बहुत अहम है, सच्चर समिति। साल 2005 में इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को परखा और जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले थे। समिति ने पाया कि कई पैमानों पर उनकी स्थिति अनुसूचित जातियों और जनजातियों से भी नीचे थी और इसने एक समान अवसर आयोग बनाने की सिफारिश की। अब सामाजिक मुद्दों से आगे बढ़कर देश की अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा पड़ाव है आर्थिक सुधार और वो समितियां जिन्होंने भारत की आज की आर्थिक व्यवस्था की नींव रखी। नरसिम्हम समिति के असर को समझने के लिए हमें 1991 के पहले और बाद के भारत को देखना होगा। पहले क्या था? एक बंद सरकारी कंट्रोल वाला बैंकिंग सिस्टम। और फिर आई नरसिम्हम समिति की सिफारिशें, जिन्होंने दरवाजे खोल दिए। प्राइवेट और विदेशी बैंकों को आने दिया गया, ब्याज दरें बाजार ने तय करनी शुरू की। मतलब एक तरह से पूरे बैंकिंग सिस्टम को ही बदल दिया गया। और हाँ, अर्थव्यवस्था की बात हो और वित्त आयोग का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक संवैधानिक संस्था है, इसका काम बहुत जरूरी है। ये हर 5 साल में केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स से आए पैसों का सही बंटवारा करने की सलाह देती है। इसी से तो हमारे देश का संघीय ढांचा मजबूत रहता है। ठीक है, एक अच्छी अर्थव्यवस्था तो हो गई, लेकिन एक अच्छा शासन और एक सुरक्षित समाज भी तो चाहिए, है ना? तो चलिए अब कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, शासन और सुरक्षा, और उन संस्थाओं को देखते हैं जिन्होंने प्रशासन और नागरिक सुरक्षा के नियम तय किए। जरा सोचिए, साल था 1966। तब पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक बहुत आगे की सोच वाली बात कही, लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की, मतलब भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक आजाद संस्था। ये वो विचार था जिसकी गूंज आज तक हमें सुनाई देती है। लेकिन समितियां हमेशा पहले से बनी योजनाओं पर ही काम नहीं करती। कभी कभी वो एक राष्ट्रीय संकट की घड़ी में जन्म लेती हैं। साल 2012 दिल्ली गैंगरेप केस के बाद पूरे देश में जो गुस्सा और आक्रोश था, उसी की सीधी प्रतिक्रिया थी जस्टिस वर्मा समिति का बनना। और इस समिति ने बहुत तेजी से काम किया। इसने जो सिफारिशें दी वो बहुत सख्त थीं। यौन अपराधों के लिए और कड़ी सजा, एसिड अटैक और पीछा करने जैसे अपराधों को नई परिभाषा देना और पुलिस सुधार।
इन सिफारिशों ने भारत के क्रिमिनल लॉ को बदलने का काम किया और ये दिखाया कि ज़रूरत पड़ने पर एक समिति कितनी ताकतवर साबित हो सकती है। तो इन सब बातों के बाद सवाल ये उठता है कि इन अनगिनत सिफारिशों की आखिर विरासत क्या है? हमारे देश पर इनका कुल मिलाकर असर क्या रहा है? अगर हम एक मोटी मोटी तस्वीर देखें तो साफ दिखता है, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, आर्थिक नीतियां हो, शासन हो या फिर शिक्षा और खेती। इन समितियों ने देश को बनाने वाले हर एक पिलर को, हर स्तंभ को मजबूती दी है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा कड़वा है। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, सिर्फ सिफारिश कर देना ही काफ़ी नहीं होता। अगर उन्हें लागू करने में देरी हो या फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी हो तो अच्छी से अच्छी रिपोर्ट भी बस फाइलों में दब कर रह जाती है। और यही बात हमें आज पर लाकर खड़ा करती है। आज जब भारत के सामने नई तरह की चुनौतियां हैं, तो ये सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भविष्य को बनाने में इन एक्सपर्ट कमिटियों का, इन विशेषज्ञ समितियों का रोल क्या होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।